बताओ। ओके, सबसे पहले ध्यान रखना है, टाइप्स अप्रोच पढ़ रहे हैं हम। क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स अप्रोच। पहला विभाजन किनका है? हिप्पोक्रेट्स का है। हिप्पोक्रेट्स ने किस आधार पे व्यक्तित्व को बांटा? शरीर द्रव्य के आधार पे। इंग्लिश में दो शब्द याद रखने, एक तो बॉडी फ्लूइड्स, दूसरा बॉडी ह्यूमर। शाबाश। कितने प्रकार बताए थे? 4। पहला कौन सा? कोलेरिक, दूसरा मेलनकोलिक, तीसरा सैंग्विन और चौथा फ्लेगमेंटिक। ओके, कोलेरिक कौन होते हैं? पीला पित्त प्रधान। कौन होते हैं? पीला पित्त प्रधान। मेलनकोलिक काला पित्त प्रधान। सैंग्विन रक्त प्रधान। और फ्लेगमेंटिक कफ प्रधान होते हैं। सवाल आए हैं, पिछली बार मैंने आपको बताया था, सेकंड ग्रेड में पूछा था कि उदास, चिंतित, डिप्रेस्ड कौन से होते हैं इनमें से? बोलो। मेलनकोलिक। कौन से होते हैं? मेलनकोलिक। एनर्जेटिक, आशावादी, उत्साही, ऑप्टिमिस्टिक कौन होते हैं? सैंग्विन होते हैं। शाबाश। एकदम काम, रिलैक्स, इमोशनली स्टेबल कौन होते हैं? यस, फ्लेगमेटिक। कौन होते हैं? फ्लेगमेटिक। उसके अलावा हमने आपको 4 चीजें बताई थी। हमारे शास्त्रों में लिखा है 5 तत्वों से शरीर बना है, और वहां 4 तत्व बताए थे, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। शाबाश। उसके बाद बॉडी स्ट्रक्चर के आधार पे 2 लोगों ने व्यक्तित्व को बांटा, एक तो क्रेशमर और दूसरे शेल्डन। क्रेशमर ने एक बुक लिखी जिसका नाम क्या था? फिजिक एंड कैरेक्टर। क्या नाम था? फिजिक एंड कैरेक्टर। और शेल्डन ने बुक लिखी थी एटलस ऑफ मैन। हालांकि शेल्डन की 2 किताबें और भी हैं, प्रसिद्ध हैं, तो एक साथ सारी चीजें नहीं होती, तो हम स्पाइरल के हिसाब से चलते हैं। पता है ना आपको स्पाइरल क्या था? कुछ चीजें फिर वापस आके, कुछ चीजें फिर वापस आके, कुछ चीजें वापस कैसे आएंगे? कभी टेस्ट सीरीज के माध्यम से आएंगे, कभी आपके रिवीजन के माध्यम से आएंगे। और आपको मैं एक बात अच्छी है जो बता दूं, जो भी मेरे को सुन रहे हैं मेरे ऐप पे, कि हम लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे साइकोलॉजी की। आपका ये सिलेबस पूरा हो जाएगा, और इस सिलेबस के बाद आप घर चले जाओगे, और वो लोग तो घर पे बैठे पढ़ेंगे, आप भी घर पे बैठे पढ़ोगे, क्योंकि आपको सब कुछ प्रोवाइड करवाएंगे हम ऑनलाइन। उसके बाद फिर हम बैच स्टार्ट करेंगे लाइव क्लासेस का, जिसकी बड़ी धूम है राजस्थान में, और बहुत से बच्चे होंगे। आप सबको जिन्होंने यहां ऑफलाइन हमसे पढ़ा है और ऑनलाइन जिन्होंने हम पे ट्रस्ट करके हमारा ऐप लिया है, उन सबको हम वो ऑनलाइन वाली फ्री देंगे, फ्री। उसमें टेस्ट सीरीज भी होंगी, और उसमें जब चीजें करेंगे ना, तो उसमें वो चीजें करेंगे जो आपने पढ़ ली हैं, लेकिन उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री जरूरी है, कुछ एडवांस वाली। तो आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि आप मास्टरी हासिल हो जाएगी आपकी। और जो पहली बार करेंगे उनको हो सकता है शायद इतना मजा नहीं आए। आप समझते हैं मेरी बात? ऑलरेडी जो साइकोलॉजी पढ़ चुके हैं, फंडामेंटल चीजों को जो जानते हैं, उसके बाद वो मेरी क्लास लेते हैं तो उनको ज्यादा मजा आता है। बोले आता है? और एकदम से जो नए हैं उनको इतना ज्यादा नहीं आता। तो आप एकदम से नए नहीं रहोगे, उस लाइव क्लास में आप फंडामेंटल चीजें करने के बाद एडवांस स्टडी करोगे। बात समझ आ रही है आपको? तो जिन्होंने भी ऐप लिया है या ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, उनको बेनिफिट देंगे हम। और निश्चित रूप से परीक्षा से पहले साइकोलॉजी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको छोड़ेंगे नहीं, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड दें, चाहे सेकंड ग्रेड दें, चाहे रीट दें, चाहे सीटेड दें, या कोई और खेल करें। बात समझ आ रही है? ओके। तो उन्होंने 2 किताबें और लिखी थी, और दोनों किताबों में उन्होंने, एक में तो बोला है शेल्डन ने वैरायटी ऑफ फिजिक, अलग अलग प्रकार की फिजिक होती है, एक में टेम्परामेंट बोला, पर वो जब जरूरत पड़ेगी मैं आपको बता दूंगा। अभी एटलस ऑफ मैन मैंने आपको बताई थी, ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, क्रेशमर ने एक काम और किया था, मैंने आपको बताया था। क्या काम किया था? वो 2 तरह की जो बीमारियां हैं मानसिक, उनमें अंतर किया था। एक तो स्किजोफ्रेनिया और दूसरी मेनिया डिप्रेशन। तो स्किजोफ्रेनिया जो मनोरोग है, या स्किजोफ्रेनिया मनोरोग है, उसको उन्होंने जोड़ा था एस्थेनिक से। किससे जोड़ा था? इसलिए एस्थेनिक को क्या नाम दे दिया उन्होंने? सिजोइड। क्या नाम दिया? सिजोइड। तो सिजोइड याद रखना, सिजोफ्रेनिया का सिजोइड है और सिजोइड एस्थेनिक है। दूसरा मेनिया डिप्रेशन वाला साइक्लोइड है, और साइक्लोइड को जोड़ा उन्होंने पिकनिक से। किससे जोड़ा? पिकनिक से। कुल मिला के क्रेशमर ने कितने प्रकार बताए? 4। पहला एस्थेनिक, दूसरा एथलेटिक, तीसरा पिकनिक, और चौथा डिस्प्लास्टिक। पिकनिक आपको याद रहता है, पिकनिक बनाते हैं। शेल्डन ने फिर 3 प्रकार बताए। कितने बताए थे? 3 प्रकार बताए थे। कौन कौन से? यस, एंडोमार्फ, मिसोमार्फ और एक्टोमार्फ। ध्यान रखने वाली बात है कि शेल्डन का जो काम था वो हालांकि बॉडी स्ट्रक्चर के बेस पे था, लेकिन उन्होंने साथ में इस पे काम किया कि किस तरह से क्रिमिनोलॉजी में, या जो अपराधी बनते हैं, उनका क्या बॉडी के स्ट्रक्चर से कोई रिलेशन होता है, इस आधार पर उन्होंने काम किया। और उनका काम सोमेटोटाइप मॉडल के नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है?
सोमेटोटाइप। और यहीं से हमको ध्यान रखना है कि तीन जो उन्होंने प्रकार बताए थे उनको हिंदी में हम अलग अलग नामों से जानते हैं, वो भी परीक्षा में आए। एंडोमॉर्फिक को क्या बोलते हैं? एंडोमॉर्फिक को क्या बोलते हैं हिंदी में? वो जो वृत्ताकार गोलाकार, बोलिए। यस, वृत्ताकार गोलाकार अंडाकार, शाबाश। एंडोमॉर्फिक से अंडाकार याद रखना। मेसोमॉर्फिक क्या हो गए? आयताकार हो गए। और एक्टोमॉर्फिक क्या हो गए? लंबाकार। अब वो तीन शब्द भी हमको ध्यान रखने हैं। एंडोमॉर्फिक के लिए विसोरोटोनिक, मिसोमॉर्फिक के लिए सोमोटोनिक, और एक्टोमॉर्फिक के लिए सेरिब्रोटोनिक। ओके, फिर कुछ हुआ? ओके, स्केल। यस, स्केल याद रखनी है, सिंपल है। आदर्श स्केल पे प्रश्न आ चुका है 444। क्या याद रखेंगे? 444, 1 से लेकर 7 तक नंबर है। जो एंडोमॉर्फिक है उनमें ऊपर 7 मैक्सिमम हो गया, फिर कम हो गए। और आयताकार में बीच वाले में 7 हो गया, ऊपर नीचे 1 1 हो गया। और एक्टोमॉर्फिक में ऊपर 1 है, लास्ट में 7 है। ये मैंने आपको बताया था। इतना ही हुआ? ओके, अब चलते हैं आगे। चलिए, अगला जो विभाजन है उसके लिए कार्ल जुंग, हम नाम के हिसाब से कर रहे हैं। हिपोक्रेट्स लिखा, फिर हमने शेल्डन क्रेशमर के नाम लिखे, अभी है कार्ल जुंग लिखो। दिक्कत नहीं आज तो भाई। कार्ल जुंग, युंग भी बोलते हैं, एक्चुअली कार्ल गुस्ताव जुंग नाम है उनका। कहां के थे ये? कार्ल जुंग कहां के? स्विट्जरलैंड के थे, स्विस साइकेट्रिक थे कार्ल जुंग। कार्ल जुंग के बारे में हमने फर्स्ट ग्रेड में बताया आपको, याद करो, जब स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी बता रहे थे। तो कार्ल जुंग की एक खास बात थी जो सिगमंड फ्रॉइड से अलग करती है इनको। सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था मनोविश्लेषण, इंग्लिश में साइको एनालिसिस, और इन्होंने क्या दिया था? एनालिटिकल साइकोलॉजी। इन्होंने क्या दिया था? एनालिटिकल साइकोलॉजी या विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान दिया था। ये मैं पहले करा चुका हूं और सेकंड ग्रेड वालों को उसमें बताएंगे। अभी आपका स्टार्ट हमने किया था बाद से। ओके, दूसरा कार्ल युंग। हाँ, कुछ बोल रहे हो? नहीं बोला ना तो बोला करो। अच्छा फारुल, आप कल आई नहीं थी, सूचना नहीं दी होगी आपको ना? कोई बात नहीं, अभी कंटिन्यूस अपनी क्लास चलेगी, मिक्स है ये दोनों बैच, तो चिंता नहीं है। दूसरा एक प्रश्न आया था एक बार, वो भी एक्चुअली लाइव क्लास और स्पाइरल में हम आपको बताएंगे कि कार्ल युंग ने, आप सुन रहे हो ना, कार्ल युंग ने एक तो कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस की बात भी करी थी, सामूहिक अवचेतन की, लेकिन एक कार्ल युंग ने पर्सनैलिटी के लिए साइकोलॉजिकल फंक्शन बताए हैं 4, और वो 4 अभी फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है, कभी आपने सुना हो तो। एक उन्होंने बताया सेंसिंग, एक बताया इंट्यूशन, एक बताया फीलिंग, एक बताया थिंकिंग। 4 चीजें बताई उन्होंने, सेंसिंग, इंट्यूशन, फीलिंग और थिंकिंग। फर्स्ट ग्रेड में इस पे प्रश्न आया, बहुत अच्छा सा प्रश्न है, मैं वो आपको बताऊंगा जब वक्त आएगा, अभी नहीं। अभी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि कार्ल युंग ने एक बुक लिखी साइकोलॉजिकल टाइप्स। क्या नाम है बुक का? साइकोलॉजिकल टाइप्स। और इस बुक में इन्होंने मनोवैज्ञानिक विशेषताओं के आधार पर, तुम ध्यान दो, और एक सामाजिकता के आधार पर 2 चीजें याद रखेंगे। एक तो मनोवैज्ञानिक विशेषताएं यानी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, हर इंसान में साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है उसका वो, और एक उसमें सामाजिकता कितनी है, दूसरों से मेलजोल कितना है। इस आधार पर उन्होंने 2 प्रकार के व्यक्ति बताए दुनिया में, एक तो अंतर्मुखी और दूसरा बहिर्मुखी। ये इतना महत्वपूर्ण है कि आम बोलचाल में हम सब इनको यूज करते हैं। इंट्रोवर्ट है यार वो तो, एक्सट्रोवर्ट है वो तो, बोलते हैं सब लोग। तो ये जो इनका विभाजन है वो सर्वोत्तम विभाजन माना जाता है। क्या माना जाता है? सर्वोत्तम। इसलिए इन पे प्रश्न आता है। क्या है खास बात? कार्ल जुंग का नाम लिखा आपने और यहां पे लिख दो सर्वोत्तम विभाजन। इनका विभाजन है सर्वोत्तम, सर्वोत्तम विभाजन। एक प्रथम विभाजन था, वो किसने दिया था? हिपोक्रेट्स ने। और सर्वोत्तम विभाजन किसने? कार्ल युंग ने। तीसरा, इनके विभाजन का आधार क्या है? तो सामाजिकता। सॉरी, सामाजिकता एवं मनोवैज्ञानिक विशेषताएं। सामाजिकता एवं मनोवैज्ञानिक विशेषताएं, यानी विभाजन का आधार है सामाजिकता और मनोवैज्ञानिक विशेषताएं।
या मनोवैज्ञानिक विशेषताओं के आधार पर दो बातें ध्यान रखनी है। इनका विभाजन सर्वोत्तम है। इनके विभाजन का आधार है दो चीजें, एक तो मनोवैज्ञानिक विशेषताएं, एक सामाजिकता। एक इनकी बुक का नाम हमको ध्यान रखना है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो है साइकोलॉजिकल टाइप्स। बुक है साइकोलॉजिकल टाइप्स। हम ऐसे ही लिखते हैं, आप भी ऐसे ही लिखा करो, साइकोलॉजिकल टाइप्स। यहां कंफ्यूज नहीं होना है। स्प्रेंजर की बुक का नाम टाइप्स ऑफ मैन आएगा, इनकी बुक है साइकोलॉजिकल टाइप्स। और जैसा कि मैं आपको कल बता रहा था, ये बेसिकली 1921 में आई थी, पर वो जर्मन भाषा में थी, फिर इसका अनुवाद हुआ इंग्लिश में 1923 में। इसलिए कभी आप 1921 पढ़ो तो भी राइट है, 23 पढ़ो तो भी राइट है, बोथ आर करेक्ट। 1923 में इंग्लिश में अनुवाद हुआ था, तो दुनिया ने 1923 में जाना कि साइकोलॉजिकल टाइप्स आखिर क्या होती है। उसमें वो सारी बातें थी, थिंकिंग, फीलिंग, सेंसिंग, इंट्यूशन और भी बहुत कुछ। खास बात, इन्होंने व्यक्तित्व को दो भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? दो भागों में बांटा। एक अंतर्मुखी और दूसरा बहिर्मुखी। ये इतने महत्वपूर्ण हैं कि हम सब इनके बारे में रोज जाने कितनी बातें जानते हैं, इसलिए इनकी विशेषता लिखने की जरूरत नहीं है, केवल इंग्लिश वाला शब्द जरूर लिखोगे, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रावर्ट। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रावर्ट। बोर्ड पे देख के लिखा करो, बगल में नहीं। और शॉर्ट है तो शॉर्ट नोट्स ही। लेके आया करो। चलिए, लिखा सबने? शाबाश। आज कुछ नए बच्चे नजर आ रहे हैं। कौन कौन है नए जिनका पहला दिन है? बताओ मेरे को। फर्स्ट डे, फर्स्ट डे, फर्स्ट डे कोई नहीं है? अच्छा, तुम अकेले हो। आप भी दोनों हो। एडमिशन ही पहला दिन है या पहले से चल रहा था? क्लास में पहली बार आई हो तो इतने दिन क्यों नहीं आई? कल ही एडमिशन लिया है? क्या सब्जेक्ट है दोनों के? बायो किससे पढ़ रहे हो? नहीं पढ़ रहे? हम बताएंगे आपको, हमारी जैसी फैकल्टी बताते हैं हम। ओके, जैसे बेड़ा सर पहले हम बताते थे, जयपुर में भी हिंदी के लिए बताते हैं हम। अच्छा, आजकल बड़े वो कहाँ है गरिमा? क्या इंटरव्यूज करवा रहे हो रोज आजकल? वहां उनसे पूछा करो जो आए हैं कि साइकोलॉजी किससे पढ़ते हो। मेरा नाम लिया तो खाली नाम लिया। हाँ, आप उनको ऐसा बोलते हैं कि कैसे पढ़ाते हैं। मैं देख रहा था यूट्यूब पे भाई साहब के चैनल पे वो टॉपर्स के इंटरव्यू चल रहे हैं, तो ये पूछे साइकोलॉजी किससे पढ़ी, तो हमारा तो केवल नाम लिया, उन सर से पढ़ी। इतना थोड़ी होता है। तो उनकी क्या विशेषता है बताओ, ऐसे पूछते हैं आप। चलो आगे ध्यान रखना। मैडम आ रही है क्या? ओके, चलिए बताएं आप मेरे को, व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विभाजन किसने दिया? किसने दिया? कार्ल युंग ने। कार्ल युंग कहां के थे? स्विट्जरलैंड के थे। मोटे मोटे याद रखा करो, सब लिखने की जरूरत नहीं है। इनकी बुक का नाम बोलो। ओके, टी शर्ट को बोलो, सामने देखे। क्या नाम है बुक का? साइकोलॉजिकल टाइप्स। कितने प्रकार बताए? दो। और इनके विभाजन का आधार क्या है? सामाजिकता और मनोवैज्ञानिक विशेषताएं। दो प्रकार बताए, पहला बोलिए अंतर्मुखी और दूसरा बहिर्मुखी। अंतर्मुखी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंट्रोवर्ट। और बहिर्मुखी को एक्सट्रोवर्ट। अब सवाल उठता है कि कौन होते हैं अंतर्मुखी? यस, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। मैडम ये क्या तरीका है, इतने लेट आते हो? अच्छा अच्छा, कई जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं इनको। वो बुला रही है कि हाँ वो आज जगह रखी है उसने, हमने जगह रखी है आपके लिए। चलो जल्दी से आ जाओ, जो चल रहा है उसमें। ओके, अंतर्मुखी बहिर्मुखी के बारे में मेरे ख्याल से सब जानते हैं ना। देखो, अंतर्मुखी कौन होते हैं?
अंतर्मुखी होते हैं अंतःजोड़ उन्मुख, जो यस अपने तरफ उन्मुख होते हैं, खुद में खोए रहते हैं, और बहिर्मुखी दूसरों में खोए रहते हैं। अंतर्मुखी इनवर्ड्स होते हैं, बहिर्मुखी आउटगोइंग होते हैं। अंतर्मुखी को खुद से मतलब होता है, बहिर्मुखी को दूसरों से मतलब होता है। खास बात, जाने कितने ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आप देख सकते हैं। अंतर्मुखी चूंकि खुद में खोए रहते हैं, इसलिए उनका ज्यादातर समय चिंतन मनन में बीतता है। ये लोग इंटेलेक्चुअल होते हैं, बौद्धिक होते हैं, बहुत भावुक होते हैं, इनमें सामाजिकता कम होती है, इनके दोस्त बहुत कम होते हैं, ये अकेला रहना ही पसंद करते हैं, ये किसी को दुख नहीं देते, दूसरों की छोटी सी बात इनके दिल पे लग जाती है। लेकिन चूंकि ज़हीन होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, उच्च बौद्धिक लेवल का काम करते हैं, साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, तमाम अंतर्मुखी। लेकिन खास बात, ये दूसरों के दुख में काम भी नहीं आते हैं, क्योंकि अंतर्मुखी जो ठहरे, इसलिए इनको असामाजिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असामाजिक। आपने बहुत से एग्जाम्पल सुने होंगे अंतर्मुखी लोगों के। लड़का सगाई के लिए लड़की को देखने गया, तो वापस आया तो सबने पूछा घर वालों ने कि कैसी है वो, बताओ कैसी है। तो कहा ठीक है, ठीक है, और बताओ। और क्या बताऊं? शी इज इंट्रोवर्ट, वो अंतर्मुखी है, शाई है, संकोची है, बात नहीं करती। परीक्षा में प्रश्न आया, अपने आप में खोया रहने वाला शर्मिला और संकोची बालक व्यक्तित्व का कौन सा रूप है? अंतर्मुखी। अंतर्मुखी समझ रहे हो? भावुक होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, खुद में खोए रहते हैं, सामाजिकता की कमी होती है। बहुत से न्यूटन का एग्जाम्पल अक्सर मैं दिया करता हूं। न्यूटन बगीचे में बैठे थे, सेब गिरा, गिरा ना? क्या उससे पहले नहीं गिरा? क्या उससे पहले लोगों ने नहीं देखा? देखा। लेकिन जितना चिंतन मनन, टेंशन न्यूटन को हुई, किसी और को शायद नहीं हुई। गहन चिंतन मनन किया उन्होंने कि नीचे क्यों आया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दे दिए। एक आपके पॉलिटी में, हिस्ट्री में आते हैं कांट। कांट की फिलोसफी पढ़ी है किसी ने? सुना है कांट? एसएसटी का कोई बच्चा है? सेकंड ग्रेड एसएसटी? ओके। कांट, कांट साहब का एक दर्शन है, आप सुन रहे हो? कांट अंतर्मुखी थे, और एक बार क्या होता है, कांट को एक महिला से प्रेम हो जाता है। सुन रहे हो मेरी बात? अब महिला से प्रेम किसको हुआ? कांट को हुआ। तो प्रपोज कौन करेगा? कांट ही करेंगे। लेकिन कांट कैसे हैं? अंतर्मुखी। क्या अंतर्मुखी प्रपोज करते हैं? नहीं करते। कांट ने प्रपोज नहीं किया, महिला ने चला के प्रपोज किया। और उस जमाने में प्रपोज का एक ही मतलब था, क्या आप हमसे शादी करेंगे? तो महिला ने कांट से जब ये कहा तो सामने से प्रपोजल आ गया, तो बहुत बड़ी बात थी। लेकिन कांट साहब ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि चिंतन मनन करते रहे, सोचते रहे। काफी दिनों तक नो रिस्पॉन्स, सोचते रहे कि ऐसा क्यों है, पता नहीं वो जानबूझ के तो ऐसा नहीं कर रही, या फिर उसका पता नहीं क्या क्या सोचते हैं अंतर्मुखी, है ना? बहुत दिनों तक सोचते रहे, उसको कोई जवाब नहीं दिया। आखिर में महिला ने तंग आके कहीं और शादी कर ली, और जब महिला की शादी कहीं और हो गई तो फिर ये दुख उनको सालता रहा, और ये आजीवन कमारे रहे साहब, जिंदगी भर कमारे रहे। वो थे कांट। तो कांट कैसी पर्सनैलिटी थे? अंतर्मुखी थे। बहिर्मुखी इसके उलट क्या होते हैं? दूसरों में खोए रहते हैं। अंतर्मुखी कम बोलते हैं, बहिर्मुखी ज्यादा बोलते हैं। अंतर्मुखी सोचते बहुत हैं, बोलते बाद में है। बहिर्मुखी बोलते पहले, सोचते बाद में, या सोचते ही नहीं है। अंतर्मुखी दूसरों को दुख नहीं देते, लेकिन बहिर्मुखी दूसरों को दुख देते रहते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि बहिर्मुखी दूसरों के काम भी आते हैं, काम भी आते हैं, सामाजिकता है, दूसरों के दुख दूर करते हैं। बहुत से एग्जाम्पल। हमारे गांव में एक शादी थी, आप सुन रहे हो? सगाई थी पहले तो आए लड़के की सगाई के लिए देखने वाले आए। तो घर पे अड़ोस पड़ोस में कुछ लोग होते हैं, गांव में बड़े शानदार होते हैं। तो इससे पहले कई ऐसे हादसे हो गए, तो सबने कहा कि उनको पता नहीं लगना चाहिए, नहीं तो सगाई कैंसिल। पर वो अब बहिर्मुखी हैं साहब, उनको तो पता लग ही जाता है। तो जैसे आए मेहमान, वो भी आधम के। अब घर की महिलाएं, ये आ गए, अब तो हो गया काम, आ गए। उनसे रिश्तेदार निकाल ली, जो आ रहे थे ना, उनसे बातें कर रहे हैं, कठे कहा हो थे, अच्छा ठीक है, दोस्ती कर ली साहब उनसे, नाश्ता वास्ता दिया तो उनको भी दिया, तो उन्होंने लिया सबसे पहले। फिर विदा किया, साहब जाओ। घर वालों ने सबने कहा कि अब हो गई सगाई, क्योंकि घर वाले तो सब वहां से उनको सी ऑफ किया, और वो उनको गांव की चौपाल तक छोड़ने गए साथ। तो सबने कह दिया कि बस ये हो गया, और दूसरा देखो, क्योंकि वो तो आज तक कोई काम होने नहीं देते, बहिर्मुखी थे। लेकिन अच्छी बात ये रही कि कुछ दिनों बाद मैसेज आए, और वही लेके आए, मिठाई चाय बनाओ, सगाई फाइनल है, शादी भी फिक्स है।
अच्छी गुड न्यूज लेके आए। फिर शादी का तमाम काम धाम, आपने देखा होगा ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कितनी कितनी हेल्प करते हैं, वो बिना बुलाया धमकते हैं, करते हैं ना, बहिर्मुखी होते हैं। तो सब घर वाले घर में बिजी हो गए। अब गांव में सिस्टम ऐसा ही होता है, बारात को स्कूल में उतारा, स्कूल में उतारते हैं ना, हाँ हम सब ऐसे ही है, स्कूल में बारात की व्यवस्था कर दी साहब। लेकिन घर, अब शादी के समय टेंशन भी कितना होता है ना, वो मायरा वायरा, कुछ फूफा जी के कारनामे, कुछ सब प्रॉब्लम्स होती है। तो सब घर वालों को अचानक किसी ने आके बोला कि आप क्या कर रहे हो घर पे, बारात को आए हुए 1 घंटा हो गया। तो सब लोग भागे, वहां जाके देखते हैं तो क्या देखते हैं कि वही चारों वहां पे हैं। उन्होंने कहा कोई चिंता की बात नहीं है, हमने सबको नाश्ता वास्ता करवा दिया, हमने भी कर लिया, ओके है। बहिर्मुखी थे वो कौन है, बहिर्मुखी। इसलिए कहते हैं बहिर्मुखी दूसरों के काम भी आते हैं। हमारी क्लास में अक्सर ऐसा होता है, लड़की लिख रही है पेन से, है ना, कभी रेड कभी ब्लू, उसका पेन खत्म हो गया लिखते लिखते। पास में दूसरी बैठी है सहेली, सहेली क्या रोज पास में बैठती है, वो ध्यान ही नहीं दे रही क्योंकि वो तो अपने में खोई है, उसको पता ही नहीं है। वो पीछे से पता नहीं कब उसने देख लिया और वो बोलता है ये लो। तो जिसने पीछे से पेन दिया वो कौन है, बहिर्मुखी। वो क्या है, बहिर्मुखी। और जो पास में बगल में बैठी है वो अंतर्मुखी। तो मेरे ख्याल से ये दोनों खूब समझते हो। परीक्षा के हिसाब से इंपॉर्टेंट बात बताता हूं आपको। परीक्षा में ये 20 बार आ चुका है, लेकिन हर बार, क्योंकि उनको पता है क्या होता है, हर बार ये आता है कि साहब कार्ल युंग ने व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं, ऑप्शन 2 भी और 3 भी। तो बहुत से लोग करके आते हैं 3, इसलिए करके आते हैं कि वो गलत पढ़ते हैं। कार्ल युंग ने एक्चुअली 2 ही प्रकार बताए हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। तीसरा जो प्रकार है उभयमुखी, एम्बीवर्ट, वो दरअसल कार्ल युंग ने नहीं दिया, वो दरअसल 2 मायर ब्रिग्स, नाम सुना आपने, मायर ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर, MBTI के नाम से प्रसिद्ध है। वो एक सेल्फ रिपोर्ट है। सेल्फ रिपोर्ट एक चीज आएगी आपके, मैं कराऊंगा आपको, जिसपे बहुत प्रश्न आते हैं आजकल। मतलब हम खुद अपनी राय दें क्वेश्चनेयर के माध्यम से, प्रश्नावली के माध्यम से, तो उसको बोलते हैं आत्म प्रतिवेदन या स्व प्रतिवेदन या सेल्फ रिपोर्ट। जैसे आपने MMPI सुना है ना, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी, वैसे ही मायर ब्रिग्स ने एक सेल्फ इन्वेंटरी, सेल्फ रिपोर्ट पर आधारित एक प्रश्नावली विकसित की है। और मायर ब्रिग्स, आप सुन रहे हो मेरी बात गरिमा, मायर ब्रिग्स 2 महिला, मां बेटी थी दरअसल, मदर और डॉटर। ब्रिग्स जिनका नाम था वो मदर थी, और मायर, इसाबेल मायर उनकी डॉटर थी। तो उनके साथ एक इंटरेस्टिंग सी कहानी है। ये सारी कहानियां और सारी बातें हम एडवांस में जब आपको पढ़ाएंगे वापस ऑनलाइन, तब दिखाएंगे, उनके सबके चित्र भी दिखाएंगे, सब कुछ ऑथेंटिक है साइकोलॉजी में। तो बिटिया ने एक लड़का पसंद किया और मां के पास लेके आई। मां युंग की शिष्या थी, इनसे बहुत प्रभावित थी, इनकी बुक्स पढ़ती थी, इस पे काम कर रही थी, वो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी। तो उन्होंने कहा कि ओके अच्छा ये है क्या, तो उन्होंने उस पे काम करना शुरू कर दिया कि ये जो लड़का है, जो होने वाला सन इन लॉ है मेरा, उसमें कौन कौन सी वो बातें हैं, दुनिया को किस तरह से देखता है और कैसे बिहेव करता है, कैसे परसीव करता है। तो इस पे काम करना शुरू कर दिया और वो काम बड़ा जोरदार रहा, वो इतना शानदार रहा कि पूरी दुनिया में मायर ब्रिग्स प्रसिद्ध हो गई। उन्होंने ये कहा, मायर ब्रिग्स ने, कि बहुत बार हमने देखा है कि बहुत से लोग एक स्थिति में तो इंट्रोवर्ट होते हैं और दूसरी स्थिति में एक्सट्रावर्ट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में एक तीसरी विमा भी होनी चाहिए, जिसको एम्बीवर्ट बोला। क्या बोला, एम्बीवर्ट। और एम्बीवर्ट को हम बोलते हैं उभयमुखी। तो ये महत्वपूर्ण काम करने वाली मायर ब्रिग्स थी। इन पे परीक्षा में बहुत प्रश्न आ चुका है, नोट करके लिखनी है आपको, ये बात लिखो, नोट नोट मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर, इंग्लिश के नाम आएंगे। मायर ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर, MBTI, मायर ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर, ब्रैकेट में लिखोगे MBTI, में, यानी ये बनाने वाली मायर ब्रिग्स थी, तो वापस इनका नाम लिखने की जरूरत नहीं है। इन्होंने जो काम किया वो MBTI के नाम से फेमस है, मायर ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर के नाम से प्रसिद्ध है। तो मायर ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर MBTI में, जिस तरह से आपने अगर 16 PF की बात करें तो किसका नाम याद आता है आपको, केटल का नाम याद आता है। केटल ने 16 PF दिया था, आइजेंक ने 32 PF दिया था। 32 PF आइजेंक का केवल पूरे राजस्थान में हमने बताया था, जो परीक्षा में आया था। तो वैसे इन्होंने भी 16 की एक फिगर दी है। तो कौन जाने किसी दिन आपको परीक्षा मिल जाए, क्या है वो लिखो आप।
मायर ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर MBTI में 16 पर्सनैलिटी, 16 प्रकार के व्यक्तित्व का उल्लेख है तथा युंग के विभाजन में, यानी इन्होंने उसका रिव्यू किया तो उसमें एक और जोड़ दिया। मायर ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर MBTI में 16 प्रकार के व्यक्तित्व का उल्लेख है तथा युंग के विभाजन में एक प्रकार उभयमुखी, कौन सा मुखी? उभयमुखी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्बीवर्ट जोड़ा गया है। एम्बीवर्ट जोड़ा गया है। ये एक महत्वपूर्ण बात है जो परीक्षा में बताई है। MBTI याद रखेंगे। मायर ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर में 16 प्रकार के व्यक्तित्व या 16 प्रकार की पर्सनैलिटी का उल्लेख है और उसी में उन्होंने एम्बीवर्ट या उभयमुखी का जिक्र किया है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि उभयमुखी युंग ने नहीं बताया। किसने नहीं बताया? युंग ने नहीं बताया। किसने बताया? मायर्स ब्रिग्स ने बताया। और मायर ब्रिग्स ने ये जो काम किया ये किस नाम से जाना जाता है? MBTI में M से क्या बनेगा? मायर्स, B से ब्रिग्स, T से टाइप, I से इंडिकेटर। एक्चुअली एक सेल्फ रिपोर्ट है, ठीक है। तो मां बेटी के नाम से भी आप इनको याद रख सकते हैं, वैसे ही मां बेटी थी ये। ओके, एक 16 प्रकार की इन्होंने पर्सनैलिटी बताई है अलग अलग। बहुत डीप में हम कभी जाएंगे, जरूरत पड़ेगी, लगेगा कि साहब ऐसी बातें परीक्षा में कहीं से आ रही हैं तो हम आपको वो भी सारी चीजें बताएंगे, लेकिन अभी उनकी जरूरत नहीं है। अभी आपको इसकी जरूरत है, वो मैंने आपको लिखवा दिया। ओके, आगे चले। तो क्या याद रखोगे? युंग ने कितने प्रकार बताए? 2। तीसरा प्रकार किस में बताया गया है? MBTI में। किस में बताया गया है? MBTI में। ये बात याद रखें। ओके, अब तक हमने पढ़ लिया हिप्पोक्रेट्स, क्रेशमर, शेल्डन, युंग, 4 ही पढ़े। ओके, अब नेक्स्ट है, युंग ने 1921 में बुक लिखी, 23 में पहली बार पब्लिश हुई वो। सुन रहे हो मेरी बात? और उसके बस जस्ट बाद में 1928 में एक महत्वपूर्ण बुक आती है, टाइप्स ऑफ मैन। कौन सी बुक आती है? टाइप्स ऑफ मैन। और वो बुक लिखते हैं एडवर्ड स्प्रेंजर। ये भी एक जर्मनी के विद्वान थे। एडवर्ड स्प्रेंजर ने उसमें 6 प्रकार बताए। कितने? 6। और अक्सर ये 6 आपने देखा होगा परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो बहुत आसान है, सिद्धांतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक। सुने हैं ना? ओके, तो अगली बात वही, इस बार नाम लिखिए, एडवर्ड स्प्रेंजर। एडवर्ड स्प्रेंजर। खास बात, इनकी बुक का नाम लिखो आप सबसे पहले। इन्होंने बुक लिखी टाइप्स ऑफ मैन। याद रखना, साइकोलॉजिकल टाइप्स आए तब तो युंग या जुंग, और टाइप्स ऑफ मैन आए तब स्प्रेंजर। और टाइप्स ऑफ मैन बुक आई थी 1928 में। टाइप्स ऑफ मैन 1928। ओके, एक और खास बात, अब तक हमने जो विभाजन पढ़े उनमें हिप्पोक्रेट्स का आधार था बॉडी फ्लूइड्स या बॉडी ह्यूमर, शरीर के रसायन, उन दोनों का शारीरिक संरचना, युंग का सामाजिकता और मनोवैज्ञानिक विशेषताएं, है ना। और इन्होंने जो प्रकार दिया वो इसलिए ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है कि वो पुराने जितने भी थे सबको शामिल कर दिया। वैल्यूज, अभिवर्ती, ह्यूमर, बॉडी स्ट्रक्चर, सबको शामिल, सामाजिकता, सबको शामिल किया। तो परीक्षा में प्रश्न आया था। तो इनके विभाजन का आधार माना जाता है समाजशास्त्रीय। समाजशास्त्रीय विभाजन किसने दिया? तो बोलेंगे स्प्रेंजर ने। तो स्प्रेंजर के विभाजन का आधार क्या हो गया? समाजशास्त्र या समाजशास्त्रीय। तो ये आप लिखो साइड में, समाजशास्त्रीय आधार पर, समाजशास्त्रीय सोशियोलॉजी के आधार पे इनके विभाजन का आधार है समाजशास्त्रीय आधार। याद रहेगा, समाजशास्त्रीय आधार। और इन्होंने टाइप्स ऑफ मैन में कुल 6 प्रकार बताए साहब।
टाइप्स ऑफ मैन में इन्होंने कितने प्रकार बताए? कुल 6 प्रकार। ओके, लिखा सबने? किसका नाम लिखा? एडवर्ड स्पेंजर, इनकी बुक का नाम बोलो। टाइप्स ऑफ मैन। जुंग की बुक का नाम बोलो, साइकोलॉजिकल टाइप्स। और इनके विभाजन का आधार क्या है? समाजशास्त्र। जुंग के विभाजन का आधार क्या था? 2 आधार थे, सामाजिकता और मनोवैज्ञानिक विशेषताएं। और इन्होंने कितने प्रकार बताए? 6। कौन कौन से बताए? लिखना है अंदर कुछ लिखने की। हाँ हाँ, रुचि भी, सारी चीजें मिला के, पर समाजशास्त्री आधार लिखना आपको खाली। रुचि भी है, वैल्यूज है, एटीट्यूड है। परीक्षा में रुचि के आधार पर वर्गीकरण नहीं आया, परीक्षा में समाजशास्त्री आधार पर वर्गीकरण आया। ठीक है, तो ये सारी चीजें उसमें है, समाजशास्त्री याद रखो आप तो। ओके, क्या क्या 6 प्रकार हैं वो नाम लिखने हैं आपको। केवल रुचि, अब यही तो है ना, किताबें हम वो पढ़ लेते हैं कि जिनमें उनको क्या बोलो मैं, टांगड़ी पूछड़ी मिल जाए, है ना, तो वो एक उसको लिख देते हैं और बच्चे फिर उसको रट लेते हैं। हम सबके दिमाग में बैठ जाते हैं क्योंकि बार बार हम वही चीजें पढ़ते हैं ना, इसलिए एकदम ऑथेंटिक जो भी शब्द हम लिखवा रहे हैं उसको दिलो दिमाग में बसा लो। साइकोलॉजी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये गारंटी है, ये दावा है। ओके, कितने प्रकार? 6 प्रकार। लिखो। पहला है सैद्धांतिक। इंग्लिश में जरूर लिखना, हिंदी में नाम बदल जाएगा। गूगल ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसलेशन। सैद्धांतिक को क्या बोलेंगे? थियोरिटिकल। दूसरा कोई भी नाम लो, सामाजिक। ये इसलिए बहुत आसान रहता है कि ये नाम सब हम वाकिफ हैं इनसे। सोशल। तीसरा धार्मिक। इंटरेस्ट भी है, एटीट्यूड भी है, एप्टीट्यूड भी है, वैल्यूज भी है, सेंस ऑफ ह्यूमर भी है। ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर भी है, सामाजिकता भी है, सबको मिला के उन्होंने दिया, इसलिए समाजशास्त्री आधार कहलाता है। धार्मिक, रिलीजियस। आर्थिक। आर्थिक को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? इकोनॉमिक। शाबाश। राजनीतिक, पॉलिटिकल। इंग्लिश वाला लिखना है सबको। और फाइनली कलात्मक या सौंदर्य प्रेमी। इंग्लिश में बोलेंगे एस्थेटिक। ये 6 प्रकार। सैद्धांतिक, थियोरिटिकल, सामाजिक, सोशियल, धार्मिक, रिलीजियस, आर्थिक, इकोनॉमिक, राजनीतिक, पॉलिटिकल, और कलात्मक या सौंदर्य प्रेमी, एस्थेटिक। ये बहुत ही बढ़िया सा विभाजन दिया जो समाजशास्त्रीय विभाजन कहलाता है। स्पेंजर। 6 प्रकार। ओके, लिखा सबने? तो एडवर्ड स्पेंजर का नाम याद रखना है। बोलो किसका नाम? इनकी पुस्तक का नाम बोलो। टाइप्स ऑफ मैन कब आई थी? 1928 में आई थी। और उससे पहले 23 और 21 में कौन सी बुक आई थी? यस, साइकोलॉजिकल टाइप्स। उसके लेखक कौन थे? कार्ल जुंग थे। इनके विभाजन का आधार क्या बोलेंगे? समाजशास्त्रीय आधार। कौन सा आधार? समाजशास्त्रीय। और कितने प्रकार बताए? 6। पहले बोला 2, फिर सब चुप हो गए तो 5। तुम जुंग का क्यों बता रहे थे? हम स्पेंजर का पूछ रहे थे। कोई बात। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। मतलब हमारे साथ साथ नहीं बह रही तुम, है ना। इसके कई कारण हो सकते हैं। या तो कुछ हम क्या करते हैं कि
कुछ अगर सोचने लग गए कुछ और तो फिर वो पता नहीं, फिर क्लास में जल्दी से वापस उस मूड में आने के लिए कुछ ना कुछ निकल जाता है ना। कोई नहीं, ओके। तो बताओ पहला नाम बोलो। पहला सैद्धांतिक, दूसरा सामाजिक, तीसरा धार्मिक, चौथा आर्थिक, पांचवा, छठा या फिर सौंदर्य प्रेमी। इंग्लिश में बोलो। पहला थ्योरिटिकल, दूसरा सोशियल, तीसरा रिलीजियस, चौथा इकोनॉमिक, पांचवा पॉलिटिकल और छठा एस्थेटिक। परीक्षा में यही प्रश्न आता है। एक तो समाजशास्त्री का आधार आया हुआ है, एक परीक्षा में इनकी बुक का नाम भी पूछा गया है। एक बहुत बार ऐसा प्रश्न आता है कि साहब आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि प्रकार किसने बताए? तो क्या बोलेंगे? स्प्रेंजर। कभी कभी गेलन का इनके साथ नाम आता है, स्प्रेंजर ने बताए। और एक प्रश्न आता है, उसमें थोड़ी सी आपको ध्यान रखने की जरूरत होती है और जनरली परीक्षा में वो प्रश्न ज्यादा आते हैं। बोलिए कौन सा? कि इनमें से स्प्रेंजर ने कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं बताया? सुनीता उसको उठाओ। इसमें से कौन सा प्रकार नहीं बताया? आपको चार ऑप्शन दे देंगे, चार में तीन तो इनमें से दे देंगे और एक कोई और दे देंगे। और आपको तो जो हमसे पढ़ रहे हैं, आपको तो वो चौथा कोई और देंगे ना, उसका ही पता होगा वो किसने बताया। मेरी बात समझ रहे हो? तीन इनके दे दिए, चौथा दे देंगे अंतर्मुखी। तो बाकी लोग तो इसको रट के गए तो फिर वो अंतर्मुखी करके आ जाएंगे, लेकिन आप ये भी बता दोगे अंतर्मुखी तो युंग ने दिया है। मेरी बात समझ रहे हो? ऐसे प्रश्नों में आप ऑप्शंस को भी फाड़ोगे, गारंटी है। लेकिन वही है ना कि हमारे साथ साथ बहना है ना, पीछे रहना है। ओके, आगे चले। चलिए साहब, नेक्स्ट। इस कड़ी में ये जो हम टाइप्स अप्रोच लेके चले थे, कहां से शुरू किया था हमने? हिप्पोक्रेट्स से। कहां से शुरू किया था? हिप्पोक्रेट्स से। इसका अंतिम विभाजन जॉन हॉलैंड का मानेंगे, ठीक है। तो और भी हालांकि बहुत से लोगों ने प्रकार दिए हैं, तो जो इंपॉर्टेंट है बात करेंगे हम। तो अब आप लिखो, वैसे जॉन हॉलैंड नाम है उनका, तो जी हॉलैंड भी लिख सकते हैं या खाली हॉलैंड लिखो तो भी चलेगा। तो हॉलैंड आपको याद रह जाएगा, हॉलैंड, हॉलैंड। कुछ नहीं। देखो इनका क्या था, इनके आगे कुछ लिखना नहीं है। कॉमन सेंस की कोई बात परीक्षा में अगर आ जाए, सैद्धांतिक कौन होते हैं? मतलब सैद्धांतिक वो होते हैं जो व्यवहारिक कम होते हैं। सैद्धांतिक वो होते हैं जो उसूलों की लड़ाई लड़ते हैं। सैद्धांतिक वो होते हैं जो अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते। अभी आरएस का रिजल्ट आया है, हमारी एक अभी रिश्तेदार है, ये भी पोस्टिंग थी, पूजा 23वीं रैंक आई उसकी। आज पेपर में भी आया, पढ़ा होगा आपने, है ना। तो मुझे याद है, बहुत पहले की बातें हैं। तो हमारे साथ एक साथी थे, मेंस एग्जाम दिया था आरएस का, तो बहुत अच्छे मार्क्स थे। और जिसने एग्जाम दिया था, आरपीएससी के चेयरमैन उसके पापा थे। वुड यू बिलीव? आरपीएससी के चेयरमैन उसके पापा थे, ये नहीं थे लक्ष्मणगढ़ वाले, पहले की बात है। तो वो एक्चुअली अलवर के थे। तो सब जयपुर में थे, सब तो कहा यार आरपीएससी में जिसके फादर, सोचिए लड़का था भी इंटेलिजेंट। उसने इंटरव्यू दिया और सिलेक्शन नहीं हुआ। पता है क्या बात है? तो वो पहले से, मेरे पापा इतने सैद्धांतिक हैं, समझते ना सैद्धांतिक क्या होता है? समझ गए ना आप? हाँ, और सैद्धांतिक है, कुछ भी हो जाए उससे समझौता नहीं, उसूलों से। तो कुछ सवाल वाल नहीं आए होंगे इंटरव्यू वाले दिन, उसका दिन खराब रहा होगा। कोई दिन होता है ना, जैसे कभी न्यूजीलैंड का दिन होता है तो कभी अफगानिस्तान का भी दिन होता है। तो दिन नहीं था उसका, लेकिन उसके साथ फेवर नहीं किया गया। फेवर नहीं किया गया क्योंकि उसके पापा थे सैद्धांतिक, आर्य थे वो। चलिए, सामाजिक, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बस सामाजिक हैं, समाज के लिए कुछ भी करेंगे, घर तहस नहस हो जाए, चाहे बर्बाद हो जाए, चाहे। देखें आपने ऐसे लोग, दुनिया के लिए बने हो आप तो। बीवी रोज ताना देती है, बच्चों से कोई मतलब नहीं है, दुनिया के लिए बने हो, दूसरों के पास ही जाओ, हाँ जा रहा हूं, चले जाएंगे। वो सोशल है। रिलीजियस, धार्मिक वो है जो धर्म के लिए कुछ भी करेंगे, उससे बड़ी कोई चीज नहीं है, वो तो उसी को मानते हैं। तुम जा रही हो, वापस आओ। ऐसे ही आर्थिक, देखें आपने पैसा, बस वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हालांकि जरूरी भी आज के टाइम पर, सब कुछ तो पैसा नहीं है, पर उनके लिए सब कुछ क्या है? पैसा है। ऐसे लोग होते हैं। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, राजनीतिक तो आप देखते ही हो। कलात्मक और सौंदर्य प्रेमी कौन होते हैं? ये ऐसे लोग होते हैं जो हर चीज में कला देखते हैं, सुंदरता देखते हैं, और जिंदगी को जीते हैं। कुछ भी, जैसे आप
तूफान आया है ना, बारिश आ रही है, हवा चल रही है, खिड़कियां फटकने लगी, तो कुछ तो टेंशन कर लेंगे, है ना, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडी हो, टेंशन होगी साहब, और कुछ उसमें आनंद लेते हैं, मजा आ गया, क्या बात है, बारिश की बूंदें गिरती हैं तो उसमें भी वो कला देखते हैं। हर जगह जहां भी जाते हैं उनको सुंदर लोग अच्छे लगते हैं, सौंदर्य प्रेमी हैं, उनको सुंदर चित्र अच्छे लगते हैं, इनको सुंदर बातें अच्छी लगती हैं, हर चीज में खूबसूरती देखते हैं। खूबसूरती का मतलब क्या है? खूबसूरती का मतलब कला है, एक आर्ट है, एक एस्थेटिक चीज है, जिनको वो चीजें पसंद आती है वैसे लोग होते हैं। तो कुल मिला के वैसे कोई डिटेल में कोई बात आएगी नहीं इनमें से, पर एक मोटा अर्थ आपको समझ में आना चाहिए। कभी किसी ने दे दिया कि साहब ऐसी बातें किस में होंगी, तो आप आराम से मेरे ख्याल से बता दोगे किस में होंगी। बोलो, कोई दिक्कत है? ओके, नेक्स्ट। अब हम बात करें हॉलैंड साहब की। जॉन हॉलैंड नाम है इनका, तो लिखो जॉन हॉलैंड, लिख लो जी की जगह जॉन हॉलैंड। जॉन हॉलैंड, इनकी खास बात है, इनका विभाजन अंतिम विभाजन माना जाता है, अंतिम। हालांकि इसके बाद भी विभाजन आए होंगे या आएंगे, पर इस सीरीज का अंतिम विभाजन एनसीईआरटी में भी दिया था और परीक्षा में भी आ गया था, इसलिए अंतिम विभाजन लिखेंगे आप। अंतिम विभाजन दिया जॉन हॉलैंड ने। ओके, एक्चुअली जॉन हॉलैंड जो आज इनका इनका जो विभाजन है वो हॉलैंड कोड के नाम से भी प्रसिद्ध है, और इनका जो काम है वो काम धंधा हम जो करते हैं ना, बिजनेस, व्यवसाय, व्यवसाय में बहुत काम का है। और व्यवसाय के लिए इंग्लिश में एक शब्द आता है वोकेशन, आता है ना, वोकेशन। तो इनकी एक बुक आई थी 1966 में, द साइकोलॉजी ऑफ वोकेशनल एबिलिटीज। बुक का नाम क्या था? द साइकोलॉजी ऑफ वोकेशनल एबिलिटीज। उसमें उन्होंने ये जिक्र किया था, लेकिन वास्तव में 1985 में इनका कोई विवरण आया था, बुक नहीं है। उसमें उन्होंने व्यक्तित्व को 6 भागों में बांटा, जो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, सबसे प्रभावित थे। और यहां भी वही वाली बातें हैं, ये प्रभावित थे, मतलब इनका जो विभाजन था वो प्रभावित था। स्पेशली इन्होंने 3-4 चीजें बोली हैं। एक तो व्यक्ति का इंटरेस्ट, रुचि, जैसा भी आप बोल रही थी, एक उसका एटीट्यूड, अभिवृत्ति, एक उसमें कितनी एबिलिटीज हैं, अभिक्षमता, एप्टीट्यूड। तो इंटरेस्ट, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड के आधार पर इन्होंने व्यक्तित्व को 6 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 6 भागों में। और इनका विभाजन जो है उसको षटकोणीय मॉडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? षटकोणीय मॉडल। इंग्लिश में हेक्सागोन बोलते हैं षटकोण को, तो हेक्सागोनल मॉडल के नाम से भी प्रसिद्ध है, षटकोणीय मॉडल के नाम से भी प्रसिद्ध है, अंतिम विभाजन के नाम से भी प्रसिद्ध है। और इनका जो विभाजन था उसमें वोकेशनल चीजें हैं। वोकेशनल मतलब व्यवसायिक चीजें हैं कि कौन सा किस फील्ड में जाएगा, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो गया। ये सारा काम 1985 में आया था, इसलिए यहां पे आप डेट लिखोगे 1985, यहां पे 1985 लिख दो। ये एनसीईआरटी की डेट है 1985, लेकिन इससे पहले इनकी एक बुक आई थी, वो लिखना है आपको। बुक का नाम लिखो, द साइकोलॉजी ऑफ vocational the psychology of vocational abilities। ये बुक आई थी 1966 में। सबकी डेट याद रखने की जरूरत नहीं है अपने को, पर अपन एक इस तरह से लिख लेते हैं कि सब थोड़ी मास्टरी तो हो ही रही है अपनी। द साइकोलॉजी ऑफ वोकेशनल एबिलिटीज। और इस बुक में उन्होंने, यहां पे लिखना है, वहां पे समाजशास्त्री था इसलिए इन शब्दों का रोल नहीं था, यहां पे है रुचि, अभिवृत्ति, रुचि, अभिवृत्ति, क्षमताओं आदि के आधार पर छह भागों में बांटा। या केवल आधार पे लिख दो तो फिर आगे 6 लिख देंगे, चलेगा। ये दूसरी बात है। रुचि, अभिवृत्ति, क्षमताओं आदि के आधार पर वोकेशनल लिस्ट बताई उन्होंने एबिलिटीज की, 6 आधार पे बांटा। और ये जो 6 आधार हैं, इस आधार पे इनके मॉडल का अंतिम विभाजन तो नाम है ही, खैर साथ में एक दूसरा नाम भी जो मैंने अभी आपको बताया, तो वो भी हो गया। तो वो भी आप कैसे भी साइड में लिख रहे हो, सेंटेंस बना रहे हो, ऐसे लिख रहे हो ना? हाँ, तो वो भी एक बात आपको साइड में लिखनी है। क्या है?
षटकोणीय मॉडल, षटकोणीय मॉडल। घर पे भी आप ऐसे ही नोट्स बनाया करो ताकि अलग अलग ऐसे लिख के छोटे छोटे, उसमें मजा आता है और वो ज्यादा एक विजुअलाइज हो जाता है। षटकोणीय मॉडल, और षटकोणीय मॉडल की को इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलेंगे? एक्सा बोल दो, हेक्सा बोल दो, एच ही एक्स ही होता है, एक्सागोनल। क्या बात है, सुनीता की आवाज थी? ओके, हेक्सा या हेक्सागोनल मॉडल, और कुछ नहीं है, चिंता की बात नहीं है। हेक्सा, हेक्सा षटकोण को ही कहते हैं। 6 प्रकार, 6 विमाएं बताई, 6 प्रकार बताए। हालांकि 6 प्रकार स्प्रेंजर ने भी बताए। अब आप ये नहीं बोलोगे साहब स्प्रेंजर वाले को षटकोणीय हेक्सागोनिक मॉडल क्यों नहीं कहते? ठीक है, हेक्सागोनिक मॉडल या हेक्सागोनल मॉडल तो है जॉन हॉलैंड का। किसका है? जॉन हॉलैंड का। ये 1985 में इन्होंने दिया था, ऐसा एनसीईआरटी भी बोलती है और ऑथेंटिक भी है। एक इससे पहले इनकी बुक आई थी जिसमें एक नाम से आपको याद रखना है, वोकेशनल। क्या? वोकेशनल। और एक बहुत बड़ी बात, अभी तक ये लिखा आपने, किसका नाम लिखा? जॉन हॉलैंड। किसका नाम? जॉन हॉलैंड। जॉन हॉलैंड ने कौन सा विभाजन दिया? अंतिम विभाजन। इनकी बुक का नाम ओके। इस बुक में कौन सा शब्द हाईलाइट है? वोकेशनल। बोलिए कौन सा? वोकेशनल। और खास बात, इनका जो मॉडल है वो एक हिंदी में क्या कहलाएगा? षटकोणीय मॉडल। कितने कोणीय मॉडल? षटकोणीय मॉडल। और इंग्लिश में हेक्सागोनल। बोलियो, बोलिए हेक्सागोनल मॉडल या फिर हेक्सागोनल मॉडल। और हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल है, तो इसका मतलब कितने भाग हो जाएंगे? 6 भाग। और इनका आधार क्या है? 3-4 चीजें। रुचि, अभिवृत्ति, क्षमताएं। सेकंड ग्रेड में एटीट्यूड, एप्टीट्यूड अलग से टॉपिक है, मैं कराऊंगा आपको, गारंटी से प्रश्न मिलेगा और जो हम बताएंगे वही आएगा। यस, पर वो तब, वो बाद में। ओके, लिख लिया सबने? अब इन्होंने जो 6 प्रकार बताए, वो जो 6 प्रकार हैं उनके, ऐसा बहुत होता है साइकोलॉजी में। एक तो इंग्लिश के शॉर्ट फॉर्म, जैसे अभी हमने देखा मायर ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर को क्या बोलते हैं? MBTI। वैसे हम पढ़ेंगे इसके बाद मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व आविष्कारी का नाम सुना है ना? तो मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी जो कहलाती है MMPI। क्या कहलाती है? MMPI। तो शॉर्ट फॉर्म्स बहुत आती हैं। तो इन्होंने जो मॉडल दिया वो भी शॉर्ट फॉर्म पे है। इन्होंने 6 प्रकार में 6 के जो 6 वोकेशनल एबिलिटीज हैं, सुन रहे हो आप, उनके नाम के पहले लेटर ले लिए और इस आधार पे एक मॉडल बना जो बढ़िया सा नाम आएगा, रियासेक। क्या नाम आएगा? रियासेक मॉडल इन्होंने दिया है। और रियासेक शब्द हमको हेल्प करेगा वो 6 के 6 लिखने में, बताने में। ये एनसीईआरटी में भी है, वहां भी है और परीक्षा में भी है, हमारी बुक में भी है। क्या है वो? उसके लिए आप आगे लिखें, आगे लिखें रियासेक मॉडल, ऐसा लिख लें। जो भी आपने लिखा ना अब तक, उसके नीचे थोड़ा मोटा लिखो ऐसे, RIASEC, रियासेक मॉडल। रियासेक मॉडल आ चुका है। रियासेक मॉडल, कौन सा सेक? रियासेक मॉडल। अब आपको परीक्षा में पूछ लें रियासेक मॉडल किसने दिया, तो क्या बोलेंगे? हॉलैंड ने दिया। षटकोणीय मॉडल किसने दिया? हॉलैंड ने दिया। हेक्सागोनल मॉडल किसने दिया? हॉलैंड ने दिया। व्यक्तित्व का अंतिम विभाजन किसने दिया? हॉलैंड ने दिया। और हॉलैंड ने कितने प्रकार बताए? 6। शाबाश। तो ये आपने ऊपर लिखा, इसके नीचे 6 प्रकार। कुछ लिखने की जरूरत नहीं है अंदर, बस काम की चीज क्या है वही मैं आपको लिखाता हूं। पहला लेटर क्या है? आर। और आर से क्या बन सकता है? बोलो। आर से बनता है रियलिस्टिक। क्या बनता है? तो ऐसा लिखो, पहले इंग्लिश में, आर से रियलिस्टिक, रियलिस्टिक। फिर हिंदी में यथार्थवादी, अथवा यह भी ध्यान रखना है आर टाइप। ये पहला कोण है, पहला एंगल है, पहली विमा है, पहला प्रकार है, पहला नाम है।
रियलिस्टिक यथार्थवादी अथवा आर टाइप। दूसरा आई से क्या बन सकता है बताओ? नो आई ब्रो, आइडल, ओके नहीं। और कोई? नौकरी वाली चीजें हैं ये। आई से बनता है इन्वेस्टिगेटिव। क्या बनता है? इन्वेस्टिगेटिव। हम जब पुलिस में थे तो हम बहुत करते थे इन्वेस्टिगेटिव। अन्वेषक अथवा आई टाइप। तीसरा ए, तीर चलाना है सबको, लिखो आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला रियलिस्टिक यथार्थवादी आर टाइप, दूसरा इन्वेस्टिगेटिव अन्वेषक या फिर आई टाइप, सिंपल। तीसरा ए से क्या बन सकता है बताओ? तीर चलाओ, निशाने पे लगे ना लगे बात अलग है, चला तो दो। ए से और नहीं, ए से बनेगा आर्टिस्ट। क्या बनेगा? तो तीसरा लिखो आर्टिस्ट। आर्टिस्ट को क्या बोलेंगे हिंदी में? यस, कलाकार। अथवा ए टाइप, आर्टिस्ट कलाकार अथवा ए टाइप। चौथा, ऐसे सब बता दोगे, जो आप सोच रहे हैं वही होता है। यह सोशल, सामाजिक या फिर एस टाइप। यहीं पे लिख दें, जगह है। पांचवा, ई से नहीं बता सकते, लगभग ऐसा है, पर इकोनॉमिक नहीं है एक्चुअली। आप कभी किसी शॉप पे जाते हो तो उस पर कुछ लिखा रहता है, हाँ एंटरप्राइजेस, बस। तो ई से बनेगा एंटरप्राइजिंग। एंटरप्राइजिंग, और एंटरप्राइजिंग को हिंदी में बोलेंगे उद्यमी। यस, उद्यमी, व्यापारी उद्यमी होता है ना। या फिर ई टाइप, उद्यमी या ई टाइप। और फाइनली छठा है सी। सी, लॉरेंस कोहलबर्ग याद करें, नैतिक, लॉरेंस कोहलबर्ग। तीन स्तर नहीं बताए? यस, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। तो सी से बनेगा कन्वेंशनल। तो 6 नंबर पे लिख दो कन्वेंशनल। कन्वेंशनल या रूढ़िवादी। देखो, इसको रूढ़िवादी भी कह सकते हैं। आपको मैंने तीनों नाम बताए थे, याद है ना? एक तो रूढ़िवादी, दूसरा परंपरागत, पारंपरिक, यस, या फिर सी टाइप। ये 6 बहुत ही खास है। हॉलैंड, रियासेक मॉडल, षटकोणीय मॉडल, हेक्सागोनल मॉडल, वोकेशनल, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड पे आधारित हम कौन सा व्यवसाय चुनेंगे उससे संबंधित पर्सनैलिटी का मॉडल। ये अंतिम विभाजन माना जाता है, अंतिम। ध्यान दो, बोलिए मॉडल का नाम क्या है? रियासेक। बोलो सब लोग, रियासेक। रियासेक में पहला लेटर बोलो आर। आर से क्या बनेगा? रियलिस्टिक। दूसरा लेटर आई। आई से क्या बनेगा? इन्वेस्टिगेटिव। बोलिए इन्वेस्टिगेटिव। तीसरा लेटर ए से आर्टिस्ट। चौथा लेटर एस से सोशल। फिफ्थ लेटर ई से एंटरप्राइजिंग। और छठा लेटर सी से कन्वेंशनल बनेगा। सिंपल। रियलिस्टिक को हिंदी में क्या बोलेंगे?
यथार्थवादी, क्या बोलेंगे, अथवा आर टाइप। इन्वेस्टिगेटिव से बनेगा अन्वेषक या फिर आई टाइप, सिंपल। कलाकार या फिर ए टाइप, सामाजिक या फिर एस टाइप, एंटरप्राइजिंग या फिर ई टाइप, और कन्वेंशनल को हिंदी में बोलेंगे रूढ़िवादी या फिर सी टाइप। ये वाला मॉडल किसका, जॉन हॉलैंड का। बोलिए किसका, जॉन हॉलैंड का। और ये कौन सा विभाजन कहलाता है, अंतिम। याद रहेगा, ओके। अब एक छोटी सी बात और बताता हूं। एक सवाल बहुत आता है परीक्षा में, आप सुन रहे हो ना, ठीक हो सब लोग। अभी आपको पता है आज क्या हो गया, 19 हो गई ना, 18 ही है क्या, अच्छा फाइनल कल है, कल यहां है क्या, देखेंगे, संडे आ गया यार। आओगे सब लोग, आओगे। महिलाएं तो इंटरेस्ट लेती नहीं है। नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगा। अगर वहीं पे आपको यहाँ पास में रहते हो ना, पीजी वीजी में, अगर वहां पे आप फैसिलिटी है नहीं तो आ जाना, फिर आप आ सकते हो, है ना, यहाँ चलेगा, ठीक है। मैं तो यार पक्का नहीं है, आ भी सकता हूं, पर फिर आए तो फिर आए भी कैसे, फिर आए तो जाएं कैसे, क्योंकि डे नाइट है, वो तो रात तक चलेगा। एक पता नहीं किसकी बैटिंग है, तो बैटिंग उनकी आ गई तो मैक्सवेल मारेगा तो नहीं मारेगा, उन्हें जडेजा है, कुलदीप यादव। क्या लगता है आपको, इंडिया जीतेगी, जीतेगी इस बार। अच्छा, इंडिया के जीतने के आपको क्या क्या फैक्टर्स नजर आते हैं, क्यों जीत रही है इंडिया। मुझे लगता है इंडिया, एक तो सब लोग फुल फॉर्म में है, ये तो है ही खास, लेकिन मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में जो ब्लास्ट करता है रोहित शर्मा, उसके बाद उभर नहीं पाते। कि कई बार अगर पिच थोड़ी टिपिकल है तो भी वो क्या है कि वो 20-25 बॉल में 45-50 बना लेता है, तो फिर हावी हो जाते हैं। अब शुरू में पहले क्या ऐसे टूस करते थे, फिर वो बाद में युवराज और ये बहुत मेहनत करते थे, पर कुछ नहीं होता था। सहवाग सचिन के समय भी ऐसा ही था कि वो आते ही ब्लास्ट करते थे दोनों, तो कमाल होते थे। तो ये है। अच्छा, एक कंट्रोवर्सी चल रही है, पता है आपको इस वर्ल्ड कप में क्या चल रही है, गौर किया आपने। पाकिस्तानी उठा रहे हैं इस बात को ना, 2 बॉल तो सबके लिए है। वो तो सबके लिए होगी ना 2 बॉल, दूसरी फील्डिंग करने वाले के लिए नहीं, वो नहीं। और बोलो, आपने देखा कभी, गौर किया कि रेडी फॉर द टॉस, कॉइन जब सिक्का उछालते हैं तो सिक्का उछालते हैं वहां गिरता है। अब वहां जाते हैं अपने, कभी तो जवागल श्रीनाथ, कभी मंजरेकर, कभी कोई और, वो जाके कहते हैं इंडिया, रोहित शर्मा जो मांगता है बोलते हैं यही आया है, क्योंकि सिक्के को कैमरे में नहीं दिखाते। तो टॉस में बेईमानी चल रही है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि सब जब टॉस हो रहा है ना, तो वो जो कॉइन आप देखना, कॉइन उछालते हैं तो कॉइन दूर गिरेगा। कॉइन में हेड आता है कि टेल आता है, हेड्स टेल्स कोई नहीं पता लगता, वो जो उठाता है ना वही बताता है हेड आया है। तो जो इंडियन कैप्टन मांगता है वो ये करेंगे, इंडियन कैप्टन हेड बोलता है तो वो उठा के कहता है हेड, ओके हेड, टेल तो टेल। कि अब तक 9 में से 9 जीते, 9 में से 9 टॉस जीते हैं, 8 जीते हैं, 8 तो जीते हैं, 1 नहीं जीता, 9 में से 8 टॉस जीते हैं। तो चल रही है ऐसी बातें, पर अच्छी बात है वर्ल्ड कप अपने हो रहा है और हम जीतेंगे निश्चित रूप से, और हमको भी सबको बेस्ट विशेष देनी चाहिए, है ना। हाँ, दुखी भी है। अब टॉस वाली बात नहीं समझ आई आपको, आगे ना। आज देखना ध्यान से, कल देखना ध्यान से कि कहां, और फाइनल मैच तो जितने भी है ना, जो क्रिकेट को नहीं देखते उनको भी देखना है, मैडम सबको देखना है, देखा करो दे। कौन देखो, आई तो बात है, सब लड़कियां नहीं देखती, मेरे को पता है, देखते हो क्या। हमारे मैडम तो कहती है धोनी गया उसके बाद मैं तो देखती नहीं हूं। अभी देखो, हाँ कल तो धोनी भी आएगा। अब अनुष्का तो 7 तक जाती है वहां, है ना, कैसे मोटिवेट करती है उनको। ओके, तो अब एक और बात, ये बात क्यों चली, क्या थी, क्या डेट कौन सी, हाँ 19, हाँ 19 तारीख है।
तो दो या 3 दिन तो छुट्टी करनी पड़ेगी चुनाव वाली, ठीक है ना। आपको भी वोट कास्ट करना है, ऐसा नहीं कि वोट नहीं देगा, वोट देके आना, ठीक है। पर वोट देने का मतलब ये नहीं कि साहब पढ़ाई से वो हो जाए, 2 दिन का रहे तो 2 दिन पढ़ना ही है, रास्ते में पढ़ते हुए जाना। या किसी को बहुत ही ये लगे कि यार जरूरत नहीं है तो फिर मत जाना, देख लेना आप, तो खास नहीं है। पर वोट देना चाहिए, वोट सबको देना चाहिए। और उसके बाद कोई बात बता रहा था, भूल गए। हाँ, छुट्टी तो मे भी 2 दिन की बहुत होगी। बांसवाड़ा वाले क्या बोले, 4 तो फिर अभी दिवाली पे भी खूब कर दी है ना, इसलिए छुट्टी ज्यादा ठीक नहीं है, ज्यादा छुट्टी ठीक नहीं है। चलो मैं कोई बता रहा था, मैं भूल गया, मैं बताऊंगा, मेरे को याद आएगी तो बात बताऊंगा। अच्छी आपके लिए मतलब गुड न्यूज है। वोट किन्हें देना है, आपकी मर्जी है खुद की, वोट खुद की मर्जी है। और कोई किसी को वोट के लिए कहता है कि वोट भी न दो, मैं समझता हूं वो सबसे बड़ी बेवकूफी है ना। वो खुद का है, खुद का मन, ठीक है ना। और सभी ठीक है। हाँ हाँ, कोई नहीं बताता, बस ये कि किसी को फॉलो मत करना, खुद का, ठीक है। चलिए अब क्या है, 2 बातें और हैं, कर ले अपन छोटी सी। ओके, तो जब हम रिया सेक की बात कर रहे थे, रिया सेक मॉडल की, तो आपने देखा, हाँ, एक सवाल बहुत आता है परीक्षा में, जैसे हम पढ़ेंगे इसके बाद प्रोजेक्टिव अप्रोच वगैरह। ओके, तो प्रोजेक्टिव अप्रोच वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें एक नाम आएगा पीएफटी। पीएफटी नाम सुना है? सुनीता बोलो क्या है? प्रक्षेपी विधियों में पीएफटी, पिक्चर फर्स्टेशन टेस्ट। आपने सुना कभी तस्वीर कुंठा परीक्षण, चित्र नैराश्य परीक्षण, सुना है ना, जिसमें कार्टून से वो उसको इरिटेट करता है। तो ये चित्र कुंठा परीक्षण या तस्वीर कुंठा परीक्षण या चित्र नैराश्य परीक्षण परीक्षा में आ चुका है बहुत बार। ये किसने दिया था? तस्वीर कुंठा परीक्षण किसका है आप बताओ? चित्र नैराश्य परीक्षण, पिक्चर फर्स्टेशन टेस्ट, ये है रोजनविंग का। किसका है? रोजनविंग, जो बहुत बार आता है परीक्षा में। लेकिन ऐसा एक और नाम है और वो है रोजनमैन। क्या नाम है? रोजनमैन। तो रोजनमैन और रोजनविंग दोनों परीक्षा में होता है। रोजनमैन के साथ एक नाम जुड़ता है फ्रेडमैन। क्या नाम जुड़ता है? फ्रेडमैन। ये दोनों डॉक्टर थे, रोजनमैन और फ्रेडमैन। और इन्होंने पर्सनैलिटी को 2 भागों में बांटा है, जो आपने देखा होगा, इन दोनों बहुत आए हैं। बोलिए क्या क्या? टाइप ए और टाइप बी। यस, ये कहानी क्या है? एक्चुअली 2 डॉक्टर थे, आप सुन रहे हो मेरी बात, यूएस में। इनकी एक मतलब क्लिनिक तो था ही खुद का। उसमें इनके पास पेशेंट आते थे, हार्ट पेशेंट, सीएचडी बोलते हैं, कोरोनरी हार्ट डिजीज, हृदय रोग की संभावना वाले या हृदय रोग वाले। तो जो पेशेंट आते थे, सुन रहे हो मेरी बात, तो एक उन्होंने रिसर्च किया कि साहब आखिर किन लोगों को हार्ट अटैक ज्यादा होता है। तो एक इंटरेस्टिंग सी बात सामने आई, और वो क्या आई कि इनके बगल में या इनके कोई रिलेटिव की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी सोफा बनाने की। आप सुन रहे हो मेरी बात? पीछे सोफा बनाने की फैक्ट्री थी। किसकी? और सोफा कैसे बनाते थे? वुडन सोफा बनाते थे वो। जैसे आपने देखा शादी में सोफा वोफा वुडन, ऊपर एक वो गद्दी लगाते हैं, तो ऐसे गद्दी वाले सोफा थे। और उसमें वो वारंटी देते थे, गारंटी देते थे कि 5 साल में आपकी अगर ये नुकसान हो गया तो आप हमसे बदलवा सकते हैं। तो इनके पास बहुत से ऐसे लोग बदलवाने के लिए आते, तो उनमें से ज्यादातर जो लोग बदलवाने के लिए आते, उनकी गद्दियां आगे से फटी हुई होती। बात समझ रहे हो आप? आगे से फटी होने का मतलब क्या हुआ? हाँ, क्योंकि वो आगे आगे बैठते थे। सुमन ने अच्छा बताया, रख दो बेटा। वो कहां बैठते थे? आगे। अब आगे कौन बैठता है भाई? आप चेयर पे बैठे हो, है ना, ये तो एक जैसी है। आप चेयर पे बैठे हो, सुन रहे हो मेरी बात? तो एक तो ऐसे लोग हैं जो एकदम आगे बैठते हैं, एक ऐसे हैं जो आराम से पुष्ट टिका के पीछे बैठते हैं। बोले दोनों में फर्क हुआ? जो आराम से पीछे बैठते हैं वो रिलैक्स्ड होते हैं, शांत होते हैं, उनको ज्यादा टेंशन नहीं होता। और जो आगे बैठते हैं वो इस तरह से बैठते हैं कि अभी उठ के भाग जाएंगे, क्योंकि वो लोग एम्बिशियस होते हैं। क्या होते हैं? एम्बिशियस होते हैं, चैलेंजिंग काम करते हैं। ऐसे लोग जिनकी गद्दियां आगे से फिटी हुई थी वो ज्यादा थे। और बहुत महत्वपूर्ण बात यह सामने आई कि जिन लोगों ने आगे से फटी हुई गद्दियां बदलवाने में इंटरेस्ट दिखाया,
उनमें से मोस्टली हार्ट अटैक से पीड़ित थे। तो उन्होंने इसको इसके साथ जोड़ दिया कि ऐसे लोग जो चुनौतीपूर्ण काम करते हैं, चैलेंजिंग जॉब करते हैं, एक से ज्यादा काम करते हैं, जो लीडरशिप वगैरह गोल ओरिएंटेड तो होते हैं, पर वो तनाव बहुत लेते हैं, इतना तनाव लेते हैं कि वो ठीक से बैठते भी नहीं है, और इस तनाव के कारण से उनको CHD हो जाता है। क्या हो जाता है? CHD है कोरोनरी हार्ट डिजीज, हृदय रोग या हृदयघात की संभावना होती है। इस आधार पे रोजनमैन व फ्रीडमैन ने, इनको प्राइज भी मिला, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गए, और हमारे यहां इन पे प्रश्न भी आता है साइकोलॉजी में। दो प्रकार के पर्सनैलिटी बताई, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए वाले तो वो हैं जिनको CHD या हृदय रोग की संभावना होती है ज्यादा, और टाइप बी वाले वो होते हैं जिनको होती है कम। टाइप ए वाले आगे बैठते हैं और टाइप बी वाले पीछे बैठते हैं आराम से। टाइप बी वाले लेस न्यूरोटिक होते हैं, मतलब कम तंत्रिका तापी होते हैं, कम तनाव में होते हैं, रिलैक्स होते हैं। ए वाले ज्यादा तनाव में होते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है। क्या है? लिखो, ऐसे लिखो, रोजनमैन व फ्रीडमैन। बुक नहीं है। रोजनमैन व फ्रीडमैन का वर्गीकरण। रोजनमैन व फ्रीडमैन का वर्गीकरण 1 और 2। एक में लिखो टाइप ए और दूसरा टाइप बी। टाइप ए के सामने लिख दो हृदय रोग, ब्रैकेट में लिखना CHD। CHD कोरोनरी हार्ट डिजीज। H का मतलब हार्ट है, D का मतलब डिजीज है, तो हार्ट का रोग हृदय रोग हो गया। ठीक है। CHD की अधिक संभावना, बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। CHD की अधिक संभावना, और टाइप बी में वही हृदय रोग, CHD की कम संभावना। तो ये कुछ परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण चीजें हो सकती हैं। सही लिख रही हो, हाथ राइटिंग। पूनम कितना चाहती है मैडम, आपको नाम भी याद है? पूनम। एक बार तो क्लास हो रही है, और क्लास है, ब्रेक दे देंगे 10 मिनट। 2 घंटा मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा नहीं है ना। और अभी तो मैं आराम से थोड़ा स्लो ही चल रहा हूं। टारगेट अपना यही है कि अभी मतलब इस महीने एट द एंड ऑफ लगभग 31 तारीख, 31 है क्या इस बार, 30 तारीख तक हम ये कॉमन वाला पूरा कर लें। कॉमन वाला पूरा कर लें तो पर्सनैलिटी, एडजस्टमेंट और इंटेलिजेंस पूरा हो जाएगा। कोशिश करेंगे, हालांकि थोड़ा और भी ज्यादा जा सकता है। तो फिर सेपरेट हो जाएंगे, फिर सेकंड ग्रेड अलग, फर्स्ट ग्रेड अलग। तो आप चाहो तो, क्योंकि आप सेकंड ग्रेड भी दोगे, फर्स्ट ग्रेड भी दोगे, तो पहले सेकंड ग्रेड का करा दूंगा, ताकि सेकंड ग्रेड वालों को थोड़ा ठीक रहे, है ना। और जो फर्स्ट ग्रेड दे रहे हैं वो भी सेकंड ग्रेड तो देंगे, है ना। पहले तो उसके लिए अलग करना पड़ेगा। फिर भाई इनको फर्स्ट ग्रेड में इंटरेस्ट नहीं रहेगा टीचिंग मॉडल्स वगैरह में, हालांकि उसमें से कुछ चीजें तो आपके सेकंड ग्रेड में आ जाती हैं। देख लेंगे जैसा आप बोलोगे, दोनों करवा देंगे अपन, पर अभी तो कंबाइंड चलने दो। ओके, तो याद रखना रोजनमैन व फ्रीडमैन का नाम, किसका नाम? रोजनमैन व फ्रीडमैन। इन्होंने कौन से प्रकार बताए? टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए कौन से होते हैं? हृदय रोग की संभावना कम की ज्यादा, और बी वालों को कम। हृदय रोग की संभावना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? CHD। क्या बोलेंगे? CHD। CHD क्यों बोलते हैं? क्योंकि C का मतलब कोरोनरी, H का मतलब हार्ट, D का मतलब डिजीज। और बहुत बार परीक्षा में आता है टाइप ए और टाइप बी किसने दिया, तो क्या बोलेंगे? यस, रोजनमैन व फ्रीडमैन ने दिया। अब टाइप C भी है, टाइप D भी है। टाइप C किसने दिया? किसने दिया? नहीं। टाइप C क्या है? हाँ, मतलब इनके रोगों के आधार पर, ये सारे डॉक्टर्स है। ये कौन है? डॉक्टर्स हैं, ध्यान देना।
तो ए और बी हार्ट वाले हो गए, सी कैंसर और डी डिप्रेशन। तो ए बी से डी ये चार महत्वपूर्ण है, चार ही पूछे गए। वैसे आने के तो आजकल ई से इंट्रावर्ट ऐप से भी आ रहा है, पर वो सब इतना नहीं पूछेंगे, अपने सिलेबस में है, चूंकि ये तो अपने एनसीईआरटी और उसमें ही दे रखे हैं, इसलिए ये तो महत्वपूर्ण है। टाइप सी दिया है मोरिस और ग्रियर और मोरिस ने दिया है टाइप सी, और डी एक्चुअली जॉन डिनोलेट है, तो वो दोनों भी लिखना जरूरी है। नीचे लिखो आप, ये तो हो ही गया। यहां लिखो नोट, नोट नोट मोरिस, क्या नाम है? मोरिस व ग्रियर। मोरिस व ग्रियर ने टाइप सी, ब्रैकेट में लिखना है, कैंसर रोग की संभावना। देखो खास बात बताऊं मैं आपको, लिख लो पहले नोट, मोरिस व ग्रियर ने टाइप सी ब्रैकेट में कैंसर रोग की संभावना तथा बेल्जियम के डॉक्टर हैं जॉन डिनोलेट तथा जॉन डिनोलेट ने टाइप डी, डी से डिप्रेशन बनता है, डिप्रेशन की संभावना, डिप्रेशन भी रोगी है, प्रकार दिए, प्रकार बताए। ओके, तो पहले तो ध्यान क्या रखना है, टाइप ए और बी आए तब तो रोजनमैन व फ्रेडमैन, बोलिए। टाइप सी आए तो मोरिस, मोरिस का नाम है, देखना मोरिस व ग्रियर, बोलो मोरिस व ग्रियर। और टाइप डी का नाम आए तो जॉन डिनोलेट। हृदय रोग की बात आए तो टाइप ए और बी, बोलिए टाइप ए और बी। कैंसर की बात आए तो टाइप सी, और डिप्रेशन की बात आए तो टाइप डी। ओके, ये क्या था दरअसल, मॉरिस ने और इन्होंने फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर के ज्यादा केसेस जब आए तो उस पर उन्होंने रिसर्च किया। हमने आपको बोला ना, रिसर्च में आप कोई भी टॉपिक ले सकते हो, कुछ भी। डॉक्टर बनना कितना आसान है, सिलेबस आप खुद तय करते हो, टॉपिक खुद तय करते हो, कोई परीक्षा नहीं होती। तो इसमें उन्होंने, अब देखो कैसी चीजें हैं ये, साइकोलॉजी क्या है कि किसी का कैसा बिहेवियर है, व्यवहार कैसा है। व्यवहार अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। व्यवहार का मतलब क्या है? हाउ टू बिहेव। हाउ टू बिहेव का मतलब, हाउ टू बिहेव का मतलब केवल ये नहीं कि आप हाथ से क्या करते हैं। हाउ टू बिहेव का मतलब आप कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे खाते हैं, क्या सोचते हैं, कितनी चिंता करते हैं, कितने खुश रहते हैं, ऑल सारी चीजें मिला के हो गया बिहेव, हो गया ना। तो महिलाएं जो ऐसा पर्टिकुलर महिलाओं का बिहेवियर पैटर्न ये है, यानी जिन महिलाओं का ये वाला बिहेवियर पैटर्न है, बिहेवियर पैटर्न का मतलब जो ऐसा सोचती हैं, जो इतना सोती हैं, जो ऐसे काम करती हैं, जो ऐसे वातावरण में रहती हैं, जो ये खाती पीती हैं, पर्टिकुलर बिहेवियर पैटर्न के आधार पे उनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ। देखो कितनी बड़ी बात है। तो उन्होंने बीमारी को बिहेवियर से जोड़ दिया, डिजीज को किससे जोड़ा? बिहेवियर से जोड़ दिया। आपको पता है व्यवहारवादी सबसे महत्वपूर्ण किसको मानते हैं? वातावरण को मानते हैं, वातावरण से जोड़ दिया। तो इस तरह की इनकी जो चीजें होती हैं वो कहीं ना कहीं बहुत डेप्थ में जाके होती है। तो इस आधार पे उन्होंने टाइप सी दे दिया कि टाइप सी में काम शुरू किया था महिलाओं से, फिर सब पे लागू किया कि सब ऐसे ऐसे जो व्यवहार करते हैं, मतलब जैसे हमने ए बी में देखा, टाइप ए हार्ट डिजीज, हृदय रोग। साइंस, मेडिकल साइंस क्या बोलती है कि हमारे शरीर में कुछ चीजें खराब हो गई, कुछ डिस्टर्ब हो गई, उससे तो हार्ट अटैक आता है। पर साइकोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं कि जो चुनौतीपूर्ण काम करते हैं, जो अलग अलग लक्ष्य तय कर लेते हैं, जो दिन रात लक्ष्य की फिक्र में रहते हैं, जो आराम से बैठते भी नहीं है, जो सोफे पे भी आगे ही बैठते हैं, उन लोगों को हार्ट अटैक होता है। तो क्या उनकी बात सही नहीं है? है ना?
मतलब मेडिकल साइंस को उस चीज के साथ जोड़ दिया। ये कितनी बड़ी बात है। तो ऐसी चीजें इनमें हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो याद रखना, मोरिस वगेरियर ने सी टाइप दिया कैंसर वाला, और डिनोलेट ने कौन सा दिया, डी टाइप डिप्रेशन वाला। ओके, एक और आज की लास्ट, थोंडाइक का भी विभाजन है जो बहुत बार परीक्षा में आता है। आपको पता है थोंडाइक ने व्यक्तित्व को किस आधार पर बांटा? नहीं, खूब आया है, चलिए, हाँ शाबाश, चिंतन, चिंतन के आधार पर बांटा। कितने प्रकार बताए थे? 3। कौन से? स्थूल विचारक, सूक्ष्म विचारक, प्रत्यय विचारक। शाबाश। तो लिखो आप, एक बात और लिख लो, थोंडाइक नीचे लिखो, कल्पना शक्ति व चिंतन के आधार पर, कल्पना शक्ति व चिंतन के आधार पर कितने प्रकार बताए? 3। पहला है सूक्ष्म विचारक, या आपने नहीं लिखा तो पहले स्थूल विचारक लिख दो। पहला स्थूल विचारक, बात एक ही है, सीक्वेंस चेंज हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, परीक्षा में तो चेंज होती है ऑप्शंस में। स्थूल विचारक, दूसरा सूक्ष्म विचारक, थोंडाइक 3 ही चीजें देते हैं ज्यादातर। सीखने के प्राइमरी लॉज 3, थोंडाइक ने बुद्धि के प्रकार 3 बताए, मूर्त, अमूर्त, सामाजिक। थोंडाइक ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए, स्थूल विचारक, सूक्ष्म विचारक, प्रत्यय विचारक। स्थूल विचारक कॉन्क्रीट थिंकर्स, एब्स्ट्रैक्ट थिंकर्स, और ये हैं आइडिया थिंकर्स। थोंडाइक नाम याद रखना है, 3 प्रकार याद रखने हैं, कल्पना और चिंतन शक्ति के आधार पर 3 प्रकार बताए, यह ध्यान रखना है। पहला स्थूल विचारक, इंग्लिश में कॉन्क्रीट थिंकर्स, दूसरा सूक्ष्म विचारक, एब्स्ट्रैक्ट थिंकर्स, तीसरा प्रत्यय विचारक, आइडिया थिंकर्स। आइडिया, इंग्लिश वाले नाम इंपॉर्टेंट है, हिंदी में बदला भी जा सकता है, परीक्षा में गारंटी नहीं है, पर कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट और आइडिया नहीं बदलेगा, यह गारंटी है। ओके, पूनम लिख लिया, शाबाश। बताओ थोंडाइक ने किस आधार पर बांटा? यस, कल्पना और चिंतन शक्ति। कितने प्रकार बताए? 3। पहला बोलो, हाँ, स्थूल विचारक, दूसरा सूक्ष्म विचारक, तीसरा प्रत्यय विचारक। स्थूल विचारक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कॉन्क्रीट थिंकर्स, सूक्ष्म विचारक एब्स्ट्रैक्ट थिंकर्स, और प्रत्यय विचारक आइडिया थिंकर्स। कौन होते हैं ये? तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं, मोटे तौर पे समझ लें। आपको कोई पूछ ले कॉन्क्रीट थिंकर्स कौन होते हैं, बताओ। स्थूल का दूसरा नाम क्या हो सकता है? बोलो ना, बड़ा हो, शाबाश। और क्या हो सकता है? मूर्त, शाबाश। और क्या हो सकता है? मूर्त विचारक, मूर्त कॉन्क्रीट एक ही तो है ना? ओके, तो कौन होते हैं ये लोग? कौन होते हैं बताओ? जो सामने दिखता है उसी की बात करते हैं, ठीक है ना? स्थूल विचारक वो हैं जो प्रैक्टिकल हैं, स्थूल विचारक वो हैं जो दिखता है उसकी बात करते हैं। स्थूल विचारक जो दिखता है उसकी बात करते हैं, इसका मतलब वो सूक्ष्म में नहीं जाते हैं। इसका मतलब इनका आईक्यू लेवल और बुद्धि का लेवल कम की ज्यादा, कम की ज्यादा, कम होता है, क्योंकि मंद बुद्धि बच्चों को पढ़ाने की टेक्निक है मूर्त अनुभव देना, मूर्त रूप से सिखाना, है ना? तो बुद्धि का लेवल थोड़ा कम है, लेकिन ये हेल्पफुल होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, वास्तविक होते हैं। सुन रहे हो? शादी के बाद जब लड़की वापस आई तो सबने पूछा कैसे हैं वो? शादी के बाद बोल रहा हूं, इसका मतलब ससुराल में रह के आई है उनके साथ। तो फ्रेंड्स पूछ रही हैं बताओ ना, वो कहते ठीक है।
लड़की क्या बोलती है? ठीक है, और बताओ कैसे हैं? तो बोला ना ठीक है, पर वो कहां मानने वाली है, वो तो उसकी सखियां है ना, फ्रेंड्स। फिर वो उसको बोलते हैं बताओ बताओ डिटेल में बताओ कैसे हैं। तो वो कहती है ठीक है, पर वो बात नहीं है। क्या बोला? वो बात नहीं है। वो बात कौन सी? ठीक है, वो सारे सब कुछ ओके है ना, पर वो बात नहीं है। वो कभी कल्पना की शेयर नहीं कराते, वो कभी हमारी तारीफों के कसीदे नहीं करते, वो कभी हमें ख्वाबों में नहीं ले जाते, क्योंकि वो स्थूल विचारक है, बस वो ऐसे ही है, पर वो वास्तविक है। सूक्ष्म विचारक वो हैं जिनमें वो बात है। वो बहुत सी हैं। वो मतलब अब जिनमें कल्पना अच्छा, कई बार ये होता है कि कुछ लोगों से आप साथ रहते हैं तो थोड़े दिन के बाद बोर हो जाते हैं मन यार। वो बात नहीं है, बोर मतलब उनके विचारों से हो जाते हैं, क्योंकि वो कॉन्क्रीट थिंकर्स हैं। और ये तो कमाल के हैं साहब, ये तो इनका आईक्यू लेवल बहुत बढ़िया होता है, तो ये कमाल की बातें करते हैं। और अच्छा, गांव में भी ऐसे बहुत होते हैं, देखा होगा आपने कहीं, कभी कभी तो हमारे भाई साहब भी ऐसे शब्दों का यूज करते हैं। हाँ, हमारे दादाजी थे पहले, मैं आपको बताऊं, तो वो ऐसे थे। अच्छा, सबके घर अनुभव से भी ऐसा होता है, मतलब वो ऐसी बात कह जाते हैं, व्यंजना में कहते हैं वो, तो वो एक घंटे बाद हमारे समझ में आती है क्या कह गए। एक बार हम हमारे हरियाणा में बारात लेके गए थे, हम, मेरी फैमिली की बात है, सुन रहे हो आप? हरियाणा में बारात, अब हरियाणा बारात के लिए बहुत बदनाम है, पता है? वहां फेरों में दूल्हे के पीछे से आलपिन वालपिन तो छोटी सी बातें हैं, वो प्लास ले लेके बैठ गई लड़कियां। हमारा कजन था, उसकी शादी में गए थे हम, तो कोई दूर भी नहीं था, यहाँ पे लोहारू के आसपास ही था, महेंद्रगढ़ में। अब क्या होता है कि वो मतलब जैसे तैसे वहां से आए, मतलब बिल्कुल मजा नहीं आया। अब गांव में दो चार लोगों को बारात में लेके नहीं गए, सुना था ना आपको कई बार ऐसी बात है। तो पहले तो शुरू में तो क्या होगा, जब बारात चढ़ने वाली थी, तो अब पुराने जमाने की बात है साहब, तो एक वो पड़ोसी थे, कोई ढाणी के थे, तो वो आए, तो फिर दादाजी ने कहा अब आदमी ज्यादा होगा, सुन रहे हो मेरी बात? अब उनको नहीं ले जाना, तो उनको क्या बोले पता है? वो बोले भाई मुखा एक काम कर, समझ आ रहा है? तो तू आपने के एक जिम्मेदार आदमी घर भी चाहिए, तो तू घर की रुखाड़ी कर। तो बोले घर की रुखाड़ी करा, फिर महल्ला की करांगा। वो चले गए। अब वो बारात गई सब वहां, मारवाड़ी सही नहीं लगी आपको? बारात चली गई, और वहां पे क्या हुआ आपको पता ही है? फिर वो गिफ्ट विफ्ट, आजकल तो खैर ये जमाना ही नहीं है दहेज का, तो पर थोड़ी पुरानी बात है, तो उस समय गांव में ही पूछता, तो दो चार जो बैठे हुए थे ना गांव में, वो वेट कर रहे थे कब आए। तो आए साहब सब लोग, सुबह सुबह सुबह, मेन बस ही बारात की बस ही होती थी, तो बस में उतरे सब लोग। तो दो चार जो बैठे थे ना, उन्होंने पूछा आते ही, दादाजी उतरे, दादाजी पूछा और के लेवा दे ही कर ली? क्या 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 बोले? के देवा ले ही कर ली, मतलब क्या गिफ्ट दिया है? बोले के देवा ले ही कर ली, बोले बस बाबा ही कमी रहेगी। तो नहीं समझे आप? तो व्यंजना में बात करते हैं, ये होते हैं सूक्ष्म विचारक, जो मतलब उनकी बात हमको बहुत बाद में समझ आती है कि इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं, पर वो इंटेलिजेंट होते हैं। कौन सा भाई? आगे वो शादी, सुन रहे? मोड़ शोड़ थी एक लड़की, और उनकी शादी हो गई। मैंने ये पूछा ना कि समझ में आ गई था, तो शादी हो गई, सुन रहे हो मेरी बात? अब जिनसे शादी हुई वो थे थोड़े सीधे गांव के टाइप, तो वो एक दिन शादी के जस्ट बाद की बात है, तो वो अपने फ्रेंड्स को, सहेलियों को बुलाया उसने, और वो भाई साहब सीधे साधे थे, तो सारी सहेलियां आगे, फ्रेंड्स आगे बैठ गई, तो अपने पति को बुलाया, इधर आना। आप सुन रहे हो मेरी बात? इधर आना। तो वो आ गई, वो आ गए भाई साहब, तो पास आए, तो बोले हाँ के बात है? वाटर लाना। क्या बोला? क्या बोला उसने? वोटर, वाटर नहीं, वोटर लाना। बोले ठीक है। अब चलने लगे, तो बोले रुको, समझ गए क्या? उनको बोला समझ गए क्या? बोले समझ गए। क्या समझे? बोले तू मेरे कौन रहे? तू मेरे खून नहीं रहे। बात समझ आई आपको?
तो ये होते हैं खेल इनके, जो अब्स्ट्रैक्ट थिंकर्स होते हैं। यही है आपकी छोटी क्लास है, इसलिए मैं कभी वो भंडार है हमारे पास खतरनाक वाला, तो वो सुनाएंगे बाद में। तीसरा प्रत्यविचारक, सुन रहे हो आप? प्रत्यविचारक वो है जिनका जमाना है। कौन होते हैं प्रत्यविचारक? आइडिया थिंकर्स, जिनके पास आइडियाज हैं, जिनके पास इनोवेशन है, जिनके पास क्रिएटिविटी है। तो जिनके पास आइडिया है उनका तो जमाना है साहब, बोली है कि नहीं? आइडिया ही चाहिए बस, एक आइडिया तो जिंदगी बदल सकता है। आप देखते हो ना एड देखते हो कमाल के, तो जो बनाते हैं ना वो केवल आइडिया देने के वो पता नहीं कितने पैसे लेते होंगे। आप सोचिए जब आलिया भट्ट और वो उसकी फ्रूटी की पार्टी कर रहे हैं तो कितने कमाल की चीज आती है वो, आती कि नहीं आती? क्या क्या 2020 बिस्कुट में कितनी कमाल की चीज है, सारी चीजें बेहतरीन से बेहतरीन। पहले उसका वोडाफोन का ऐड आता था, एक वो अंडे जैसे होते थे, देखा आपने कभी? पहले तो साउथ अफ्रीकन वहां किसी देश में जाके उनको ऐसे कपड़े पहनाए तो ऐसे बन गए। वो आइडिया ही है जो कमाल करते हैं, और जिनके पास आइडियाज हैं। भाई अभी मॉडर्न टाइम में तो अपने बजट में भी इस पे आपको पता है स्किल की इनोवेशन की बात करते हैं। एक टर्म आपने सुनी होगी, अगर आपके आसपास कोई ऐसा काम कर रहे हैं तो, इनक्यूबेशन सुना है? इनक्यूबेशन कैंप लगते हैं नई शिक्षा नीति में, तो इस पे इनक्यूबेशन पे पूरा का पूरा इसकी पोस्ट आएंगे, इसके टीचर्स बनेंगे, डिपार्टमेंट्स होंगे, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में, स्कूल में, हर जगह ये होगा। ये नवाचार है, ये इनोवेशन है, ये क्रिएटिव आइडियाज हैं। तो थॉर्नडाइक ने कहा कि ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में जिनके पास आइडियाज होते हैं। तो सबसे कमाल के ये हैं। तीनों बात समझ आई? तो ये महत्वपूर्ण विभाजन किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक के विभाजन का आधार क्या है? और चिंतन कितने प्रकार बताए? 3। पहला स्थूल विचारक, दूसरा सूक्ष्म विचारक, तीसरा ओके। इनमें क्रिएटिव कौन से होते हैं? प्रत्यय विचारक। सृजनात्मक कौन से होते हैं? प्रत्यय विचारक। आईक्यू लेवल जिनका ज्यादा होता है वो कौन से होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट थिंकर्स। जो वास्तविक होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, वो स्थूल विचारक, कॉन्क्रीट थिंकर्स। ओके, बात समझ में आई? चलिए अब दूसरी चीज, दाप गया एक शब्द है। तो आज इतना ही पढ़ेंगे अपन, 2 मिनट बात कर लेते हैं, है ना? इसके बाद आपकी क्लास हो रहे है ना? तो ओनली फर्स्ट ग्रेड हरी भी है, सेकंड ग्रेड को नहीं है। आगे क्लास हो रहा है क्या? फर्स्ट ग्रेड वालों की है ना? ओके। अच्छा, रजत जी की होगी। हाँ तो आ रहे हैं, 5 मिनट आप ब्रेक कर लो, है ना? चलो, तो कल की छुट्टी रहेगी अपनी, और मैच देखेंगे। तो मैं बात करता हूं, आप पास ही रहते हो क्या? अगर इंडिया की पहले बैटिंग नहीं आई तो नहीं होगा, पहले बैटिंग आई तो बुला लेंगे आप। आप बोलेंगे मजा आता है। चलो मैं कहता हूं, कह देंगे बेड़ा सर को भी बुला लेंगे, वो भी देखेंगे।